हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 67वीं मेंस आ रहा है और आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके स्ट्रक्चर को कैसे लिखना वो डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस को नहीं। सॉल्यूशंस को आपके अगर रिकमेंडेशन आएगा या कमेंट आएगा तो हम सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम लोग अटैम्प्ट कैसे करते हैं, और यही कारण होता है जिसके कारण बच्चों का नंबर कम आता है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस के जो नए नए बच्चे हैं जिनको क्वेश्चंस की समझ नहीं होती है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लिखना हमें क्या है, इसी कारण क्या होता है, नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो सामने आपको जो दिख रहा होगा वो 66वां बीपीएससी जो हाल में ही हुआ था उसका GS 1 का पेपर है। ठीक है, इसमें अपन लोग क्या करेंगे कि इसमें हम सेक्शन 1 सेक्शन 2 को कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री और आईआर वाला और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, और सेक्शन 3 जो है ना वो हो गया DI वाला। तो DI वाले का एक अलग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अगर तीनों सेक्शन कंप्लीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ संथल रिवोल्ट। ठीक है ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है ना जो हमारे पेट सीरीज से जुड़े होंगे उनको हम लोग एक क्वेश्चन करवाया भी था। यहाँ पर कारण पूछ रहा है, क्या कारण था जो संथाल जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था। सेकेंड डिमांड है कि उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, किस तरह से विद्रोह चला था। मतलब होता है ना कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट तक ख़त्म होता है तो बीच का जो रीजन है जो जनरली जैसे सपोज करो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ तक जाके एंड हो गया, तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना ये पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका परिणाम क्या था, आउटकम क्या था, रिजल्ट क्या था। तो इसमें कितने हो गए, 3 डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हो गए। अब तीनों डिमांड को आप हैंडल करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो देखो अब इसको डील कैसे करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमेशा देखना कि कोई भी आंसर राइटिंग करो ना तो 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। एक तो 3 चीज़ें का फॉर्मेट जो होता है हमेशा GS में आपको 4 पेज पे लिखना होगा। ठीक है, 4 पेज में लिखना होगा। और सेकेंड फॉर्मेट क्या है इसका दोस्तों कि हमेशा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, परिचय, मेन बॉडी क्या बोल रहा है, साथ ही साथ इसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। अब जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं ना वो मेन बॉडी में ही करते हैं, क्योंकि ओवरऑल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों क्या होता है, सेम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अपन लोग को क्या करना है, इसमें अब क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको क्या डालना है, इंट्रो लिखना है इसके बारे में कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा संथल रिवोल्ट के बारे में। इंट्रोडक्शन डालिए, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या, उसके बाद क्या है कि आपका हल्का सा कॉजेज पूछा है तो आपको पूरा कहानी करना नहीं है, हल्का सा आप थोड़ा बहुत बताइए कि क्या कारण था। नॉर्मल जैसे एक्सप्लॉयटेशन था ब्रिटिश के द्वारा, ये सब बताइए। और मैप बना दीजिए, बिहार का और झारखंड का मैप बना दीजिए और बताइए कि कौन से एरिया में ये जनरली ये रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेन बॉडी में आ जाओ। मेन बॉडी में आपके क्या लिखना है, कॉजेज, कारण बताना है। तो कारण में क्या है कि आप फ्लो चार्ट्स बताइए, कौन सा कारण है, पॉलिटिकल रीजन, सोशियो इकोनॉमिक, जो भी कारण है उसको डाल के आप एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना है, कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब किस तरह से मूवमेंट चला। जो यहाँ पर हमने बताया ना कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कारण फर्स्ट और कहाँ पर जाके ख़त्म हुआ, जो बीच का जो पूरी कहानी होती है ना, डेट इज़ कोर्स ऑफ एक्शन। तो वो आपको कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ बताना है। ठीक है, यही बॉडी में जो तीसरा डिमांड है वो है इसका आउटकम, मतलब इसका परिणाम क्या हो गया, इसका परिणाम क्या है, आउटकम बताइए। ठीक है, जब आउटकम बता दोगे उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है, निष्कर्ष बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताओगे आप, कंक्लूजन, निष्कर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये डिमांड को फॉलो करोगे तो पहला क्वेश्चन आपका इजीली वे निकल जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मुंडा। ये भी आसान क्वेश्चन है, हिस्ट्री बहुत ही आसान होता है। तो हिंदी में देखो तो बिरसा मुंडा के आंदोलन के विशेषताओं पर चर्चा करना है। ये भी क्वेश्चन हम सब कराए हुए हैं टेस्ट सीरीज में। अभी जो चल रहा है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसमें कुछ दिन पहले हम ये कराए थे। ठीक है, तो अब देखो, तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन भी देखोगे दोस्तों तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इंट्रो डालना है। एज यूजुअल सब में जो इंट्रो डालते हैं इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रो डालेंगे। इसमें आप इंट्रो डालिए। इंट्रो के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताइए इस मूवमेंट के बारे में। वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, कारण नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा के कारण नहीं पूछा है,
आपके फीचर्स को पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा है, विशेषताओं को पूछा है, तो थोड़ा बहुत ओरिजिन्स मतलब बैकग्राउंड बता दीजिए कि भाई ये मूवमेंट क्यों हुआ था, क्या हुआ था, हल्का फुल्का में। और साथ में आप डायग्राम भी छोटा बना के बता सकते हैं कि कौन से रीजन में अफेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको विशेषता बताना है, विशेषता को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना है। डेट मीन्स 60% ऑफ द क्वेश्चन जो है ना आपके ये आपको विशेषताएं पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, इसको आप फ्लो चार्ट्स बनाइए। फ्लो चार्ट में विशेषता नंबर 1, विशेषता नंबर 2, विशेषता नंबर 3, 4, 5 जो है उसको करके अब इस विशेषता को उठा के यहाँ डालिए और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन इन स्टेटमेंट नॉट पॉइंट, ऐसे सिंगल पॉइंट करके नहीं करना है। आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत पेज बच जाता है तो आप फ्लो चार्ट्स बना के आउटकम भी डाल सकते हैं। डेट इज़ नॉट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ कि हल्का फुल्का बनाइए और निकलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन कर देना है, तो इस क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 64th वाला भी देखोगे ना तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह वाज वाटर सेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जो चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, इसको स्पष्ट कीजिए, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन में है ना, अगर जिसको समझ नहीं होगा, जो नए बच्चे होंगे वो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का कहानी क्या है, ये क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, आपको उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। और ये एक मोड़ था, निर्णायक मोड़ था। कैसे, आगे के जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था, आगे का जो स्ट्रगल हुआ था उसमें मतलब कुछ ना कुछ से चेंजेज हुआ होगा। एक बिगिनिंग पॉइंट होगा, सपोज करो कि एज पॉइंट होगा, इसके ऊपर से कुछ ना कुछ अलग चेंज हुआ होगा जो ओवरऑल देखा जाए तो ये नेशनल मूवमेंट में काफ़ी हेल्प किया था ये क्वेश्चन बस, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम इसमें एक चंपारण सत्याग्रह का इतिहास लिख देंगे, कहानी लिख देंगे कि कैसे कैसे राजकुमार शुक्ला जी गए महात्मा गांधी को बुला के लाए, कैसे मूवमेंट चला, तो डेट इज़ नॉट अ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उसको मत लिखिएगा, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कि कैसे वाटरशेड मूवमेंट था, कैसे वाटरशेड मूवमेंट था। डेट मीन्स क्या है कि एक तरह से कैसे इसका रेलिवेंस पूछ रहा है, अपकमिंग मूवमेंट में क्या सिग्निफिकेंस था वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले उसको एज यूजुअल आपको परिचय देना है, इंट्रो देना है। अब इंट्रो में क्या लिखेंगे, तो इंट्रो में आपको क्या है ना कि इंट्रो आपका हमेशा ध्यान रखिएगा, इंट्रो वही होना चाहिए जो क्वेश्चन का जो डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आप चंपारण सत्याग्रह का इंट्रो मत लिखिएगा, चंपारण सत्याग्रह और वाटरशेड जो मूवमेंट था ना उससे लिंक्ड होना चाहिए आपका इंट्रो, जो परिचय होना चाहिए। स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, इससे लिंक होना चाहिए। तो परिचय लिख दूँ, परिचय के बाद आप क्या करोगे, अब बताओगे कि कैसे, थोड़ा बहुत हल्का सा बैकग्राउंड दे दो, हल्का सा बैकग्राउंड दे दो मत, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दो, मतलब 6-7 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद मेन जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको लिखिए आप। उसको कैसे लिखोगे, तो कैसे मोड़ था। सबसे पहले क्या था कि अब देखोगे कि इससे पहले चंपारण सत्याग्रह किसके लिए लड़ाई था, इंडिगो कल्टीवेशन जो था, जो फार्मर किसान इस सब के को दबाया जा रहा था इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। तो एक तरह से पहली बार अगर सोचोगे ना तो पहली बार एक ऐसा मूवमेंट आया था जिसमें क्या हुआ था कि जो फार्मर्स है, पीजेंट्स है, उन लोगों को हाईलाइट किया गया था, उन लोगों के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया था, ठीक है। तो इससे पहले हुआ नहीं था, 1917 के पहले ऐसा कोई नेता जो कांग्रेस जो था उसमें ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया नहीं था, एक गांधी जी ने आके लिया, ठीक है। तो एक सबसे वाटरशेड मूवमेंट क्या था कि फर्स्ट टाइम पीजेंट्स लोग को है ना लाया गया मेन फील्ड पर, मतलब पहले दबे कुचले कहीं और थे, लेकिन जो नेशनल मूवमेंट का जो मेन फील्ड था ना उसमें लाया गया। और देखोगे आप यही रिजल्ट था कि आगे चल के जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उसका सत्याग्रह हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जो हुआ था। तो इसमें पीजेंट्स का जो फार्मर्स थे, किसान था, इसका रोल बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। तो इसका किसके कारण हुआ, ये हुआ सिर्फ 1917 के रिवॉल्ट के कारण। किसानों में विश्वास जगा कि हाँ कोई एक है बंदा जो हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए लड़ेगा। कौन थे, हमारे बापू महात्मा गांधी थे। तो ये पूछ रहा है क्या रिलेवेंस। सेकेंड क्या है कि उन लोगों के एक ऐसा रिवोल्ट था जिसमें वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो हमें लगा कि हाँ हम विदाउट एनी वायलेंस, मतलब बिना वायलेंस के, बिना खून खराबे के हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जीत सकते हैं, कोई भी लड़ाई है हम ब्रिटिश के अगेंस्ट जीत सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो मास होते हैं, अगला रिलेवेंस क्या है, पहले देखोगे कि तो बहुत सारे स्वदेशी मूवमेंट हुए थे, वो लिमिटेड था 1905 में।
उसके बाद होम रूल मूवमेंट हुआ। उसके अगर 1917 के नीचे अगर देखोगे, नीचे जाओगे तो मास जो था ना, बहुत पीजेंट्स के अलावा बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे, बहुत सारे जो मिडिल क्लास थे, वो सब जो है ना एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं आए थे हमारे नेशनल स्ट्रगल में। लेकिन जब गांधी आए तो ये आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है ना दोस्तों, ये सब आपको वही बताना है कि क्या रेलिवेंस था अपकमिंग मूवमेंट में, मतलब अपकमिंग मूवमेंट में क्या हेल्प किया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डाल देना है, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन डाल देना है। तो ये आंसर होगा इसका। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है नेहरू पर। आपको पता होगा कि बीपीएससी में 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स जो होते हैं जो थॉट पर पूछे जाते हैं, जैसे गांधी हो गया, लोहिया हो गया, ठीक है, उसके बाद टैगोर हो गया, नेहरू हो गया, जेपी हो गया, इस सब से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि 66वां में आपको नेहरू पूछ दिया है, तो अब अगला जो आने वाला है 67वां, उसमें आप तैयार कर लीजिए गांधी के बारे में, उसके बाद टैगोर के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके अलावा अगर टाइम बचे तो आपको जेपी के बारे में कर लीजिएगा, लोहिया के बारे में कर लीजिएगा। लेकिन टैगोर, गांधी और नेहरू से क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आते रहते हैं। तो यहाँ पर है कि जो नेहरू जो थे, हमारे नेहरू जो थे, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका व्यूज़ सांप्रदायिकता, दैट इज़ कम्युनलिज्म, एज वेल एज धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म पर क्या था। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है एज यूजुअल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये नहीं बताना है कि नेहरू का जन्म कहाँ हुआ, पहले प्रधानमंत्री थे, सब कुछ नहीं बताना है। डायरेक्ट लिखिए नेहरूज व्यूज़ ऑन कम्युनलिज्म डेट इज़ सांप्रदायिकता। अब उसको एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड मेन बॉडी में आपका क्या लिखना है कि नेहरू व्यूज़ ऑन सेकुलरिज्म डेट इज़ धर्म निरपेक्षता। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, कंक्लूजन दे देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिमांड है उसको लिखना है, इधर उधर घुमा के कुछ हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम करवाए हैं, बहुत ही आसान है, अभी जस्ट करवाए थे। पटना कलाम के मेन फीचर्स के बारे में बताना है। ठीक है, इसको आप कैसे बताओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप परिचय दो, इंट्रो एज यूजुअल। अब मेन बॉडी में क्या है ना, मेन बॉडी में फीचर्स पूछा है, विशेषताएं पूछा है, तो उसका लगभग काफ़ी हाईलाइट आपको इसी रीजन को करना है। तो इससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले बैकग्राउंड बता दीजिए। बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं, बैकग्राउंड को आपको 2-3 पेज नहीं खींचना है, हल्का सा 7-8 लाइन में बता देना है कि कैसे इसका मुगल से क्या रिलेशन था, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे प्रोसिक्यूशन के कारण ये जो पेंटिस भाग के पटना वाले रीजन में आए, ये सबको बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो मेन डिमांड है, जो मेन बॉडी आता है, उसमें आपको फीचर्स बताना है। फीचर्स में आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, ठीक है ना, उसमें बताइए कि कौन कौन से फीचर्स थे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे कॉपी में रिव्यू कर रहा था तो उसमें लाइन में पॉइंट लिख दिए हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आप ये भी डाल सकते हैं, निष्कर्ष में आप ये भी डाल सकते हैं कि अभी जो कोई बिहार गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है इसको लेके, पटना कलाम को लेके, तो वो डाल सकते हैं, तो करेंट ओरिएंटेड हो जाएगा, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखो इसमें बताने से पहले कुछ बातें बोलूँगा मैं, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन है ना 38 नंबर का होता है, और 38 में बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हिस्ट्री में तो हाईएस्ट जाएगा आपको 20, अदरवाइज आपको एवरेज से ऊपर दे दोगे तो आप 15 से 20 में आप मूव करोगे, और थोड़ा नीचे दोगे तो 15 से नीचे चले जाओगे। ठीक है, तो जब भी आपको नोट्स वाला जो क्वेश्चन आए ना, तो कोशिश करो कि जो हम 3 क्वेश्चंस करते हैं ना, तो 3 में से 2 क्वेश्चंस तो हम लोग 38 वाले करेंगे, एक क्वेश्चन हमारा ए होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें है ना आप 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ले लोगे, जो आपको सपोज करो कि 38 में आपको 17 मिल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें आपको 18, 19, इवन 21 तक भी मिल जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें कितने का हो जाता है, 19 नंबर का हो जाता है। अब इसको कितने में लिखेंगे, 19 को आप 2 पेज में लिखोगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, जस्ट लाइक यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, यूपीएससी में जो लिखते हैं इस टाइप का। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि गांधीज व्यूज ऑन सत्याग्रह, गांधी का जो विचार है सत्याग्रह पर, उसको बताना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है, बहुत ही आसान है। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बताना है। तो आप इसमें से कोई भी 2 अटैम्प्ट करना है आपको, उसको कर लीजिए। मेरा सलाह है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में है ना शॉर्ट नोट्स वाला अटैम्प्ट कीजिए, अगर आता हो तो, अगर नहीं आता तो जो एज यूजुअल करते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब देखो अब क्या करना है कि इसमें आपको सपोज करो कि सबसे पहले हमको गांधी का सत्याग्रह लिखना है, तो आपको इंट्रो डालना है। तो इंट्रो इज़ नॉट अबाउट, परिचय इज़ नॉट अबाउट गांधी के आपको गांधी के माता पिता क्या था ये सब नहीं,
जो इंट्रो आप परिचय डालोगे वो गांधी और सत्याग्रह दोनों के बीच में लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गांधी का जो सत्याग्रह का व्यू था उसको डालिए। सत्याग्रह मीन्स क्या होता है, सत्य की लड़ाई, सत्य के लिए लड़ाई, ठीक है ना। और सत्याग्रह में ही बहुत सारे जो इसके जो विपन्स है सत्याग्रह का, वो है सबसे बड़ा विपन्स इनका नॉन वायलेंस, ठीक है, जिसमें हम लोग खून खराबा नहीं करेंगे, वायलेंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमेशा ट्रूथ के लिए हम लोग फाइट करेंगे। सत्याग्रह ये नहीं होता है कि आप थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, सत्याग्रह ये नहीं होता है कि आप सिर्फ सत्याग्रह मतलब होता है बुराइयों के अगेंस्ट लड़ना, मतलब ये नहीं कि सामने वाले की बुराई। सत्याग्रह मीन्स मतलब क्या होता है कि अपने अंदर की बुराइयों के लिए भी लड़ना है। तो डेट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गांधी सत्याग्रह, कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जैसे हम लोग क्या अनलिमिटेड डिज़ायर्स रखते हैं, सब चीज़ को लेके बुरे सोचते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, तब हम सामने वाले को सुधारेंगे। तो ये बात की बात है, इस पर हम लोग अच्छे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, उसको डालिएगा, ठीक है। अब आइए बाबू, सेकंड है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब जेपी के क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो एज यूजुअल जो इंट्रोडक्शन परिचय में आप क्या लिखोगे, परिचय में वही लिखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट और जेपी का लिंक जो था, बिहार का लिंक था, उसके बारे में हल्का सा बताइए। उसके बाद जेपी के पूरे जो रोल था, खासकर इसमें एक बहुत ही फेमस आ जाएगा आज़ाद दास्ता, ठीक है। बिना आज़ाद दास्ता का ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और लास्ट में कंक्लूजन दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि सुभाष चंद्र बोस साहब और आईएनए का रिलेशन। तो इंट्रो परिचय में भी हमेशा दोनों का लिंक होना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। परिचय आप सिर्फ ना आईएनए का दे दो या सिर्फ परिचय अपना सुभाष चंद्र बोस का दे दो, दोनों में एक प्रॉपर तरीके से संबंध होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आईएनए के बारे में बताओ, ठीक है। आईएनए के बारे में बताओ, जिसमें क्या नाम है उनका, मोहन सिंह के बारे में बताओ, और राजबिहारी बोस ये सब का इनिशिएटिव, बाद में सुभाष चंद्र बोस आए थे, फिर इस मूवमेंट को कैसे ले गए थे, उसको आप डिटेल में यू शुड एक्सप्लेन दिस, ठीक है। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है, निष्कर्ष देना है, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इतिहास का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, मेन जो आता है हमारा सबसे जो डिफ़िकल्ट जो सबके लिए लगता है, वो है हमारा सेक्शन 2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आईआर और करेंट अफेयर्स। और मैं बता दूं कि आपको इसका लिस्टिंग कुछ हम दिए हुए हैं, हमारे चैनल पर है, वो जाकर देखिए, काफ़ी हेल्प करेगा अपकमिंग 67th पीपीएससी में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है ना अनएक्सपेक्टेड है, उम्मीद नहीं किया गया था कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। क्वेश्चन है कि देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड, ऊपर से पढ़ोगे ना तो लगेगा कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ दिया है, जनरली प्रीलिम्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट लॉन्च हुआ था जिसका नाम है स्टारडस्ट 1.0, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लेंगे, अगर सपोज करो कि 5 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन 2 में, 5 क्वेश्चंस में तो 3 करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना उठाएं जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है, क्या होगा, वो आपको उल्टा बैकफायर करेगा एंड यू विल गेट यू विल गेट बैड मार्क्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप दोस्तों, परिचय डालोगे, परिचय डालोगे। अब परिचय में क्या होगा कि क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखोगे ना, तो जो स्पेस जो है, स्पेस का जो हमारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जैसे आपको नाम सुने होंगे इसका स्पेस एक्स इलन मस्क का, तो ये सब जो पहले गवर्नमेंट के रोल, सारे कंट्री के गवर्नमेंट जो है ना इसको रोल करता था, इसमें कोई भी रॉकेट लॉन्च करना है या स्पेस में कुछ भेजना है, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं, इसलिए मतलब वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो इंट्रो भी आपका इसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि भाई ये स्टार जो डस्क था 1.0, इसके बारे में डिटेल्स में बताना है कि भाई ये कैसा है, किसके द्वारा लॉन्च किया, कहाँ गया, ये सब, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स बताना है, ये सब मेन सब सारे डिटेल्स सब इसके इतिहास बता दोगे। उसके बाद क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स बताना है कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट, ये सब मेन बॉडी में आ रहा है। इंट्रो और कंक्लूजन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जब इसके फ़ायदे बता दोगे आप, तब इसको बताओगे इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसको अचीव करने में, जो फ़ायदा को हमको अचीव करने में व्हाट वर द चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में कंक्लूजन बताओगे, निष्कर्ष बताओगे कि इसका दोस्तों निष्कर्ष क्या होगा। तो ऐसे करोगे तो एक परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको दिख रहा होगा कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको डिक्टेट करके समझा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था कि हाल में ही, और जैसे अभी ब्रिक्स का सेशन चल रहा है, चाइना उसको कर रहा है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ ब्रिक्स हुआ था
13वां इंडिया किया था, अभी 14वां चाइना कर रहा है। तो ब्रिक्स समिट हुआ था, तो उसके जो कुछ मेजर्स जो इश्यूज थे, जैसे ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। डेट मीन्स कि वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा, विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। तो जो हम मार्क कर रहे हैं ना, इस सबको ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय में आपको क्या करना होगा? परिचय में आपको वही लिखना होगा जो ये ब्रिक्स जो 12 था उसके बारे में आपको परिचय लिखना होगा, उससे रिलेटेड, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, क्या मेन गोल था, थीम क्या था, ये सब। ठीक है। उसके बाद इस जो ब्रिक्स का जो 12th ब्रिक्स था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको हल्का सा मेंशन कीजिए। और इसी ऑब्जेक्टिव में आपको जो सामने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ग्लोबल स्टेबिलिटी पर क्या पार्टनरशिप, क्या इशू था, इस पर क्या विचार हुआ। ठीक है। सिक्योरिटी पर क्या विचार हुआ। ठीक है। उसके बाद जो इनोवेशन पर क्या विचार हुआ, इस सब के बारे में आप डिटेल में समझाइए। ठीक है। इस सब के बारे में आप डिटेल में समझा दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस सब को अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे ऐसा तो नहीं है कि जैसे सपोज करो इंडिया और चाइना का आपस में मतभेद है, तो हो सकता है कि ये माइट भी इसको हम अचीव करने में दोनों का कंट्री का अलग अलग इंटरेस्ट हो, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आप चैलेंजेस बताइए। लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड बताना है, आगे का सुझाव। ठीक है। उसके बाद आपको कंक्लूजन दे देना है, तो आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है कि उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा था तो उस समय एक स्कीम योजना लॉन्च हुआ था। योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है। तो बोला था कि इसके बेसिक फीचर्स पूछ दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बेसिक फीचर्स पूछ दिया, इसीलिए आपको स्कीम जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना उसको करके जाना पड़ेगा। आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक विथ रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप परिचय दो। ठीक है। परिचय में आप क्या डालोगे? परिचय किसको डालोगे? योजना के बारे में, कि ये योजना के बारे में कि ये क्या योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, ये क्या है, उसके बारे में आप अच्छे से उसको मेंशन करो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो योजना के बारे में आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि और उस थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताओगे कि कहाँ से लॉन्च हुआ, क्या नहीं। अब उसके बाद क्या है कि हल्का सा एक फ्लो चार्ट्स बना के इसके ऑब्जेक्टिव्स को बता दोगे, क्योंकि कोई भी योजना होता है उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होता ही है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा नहीं हो तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें बेसिक फीचर्स क्या है इसके, मतलब इसके विशेषताएं क्या है, उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप इस योजना के बारे में अच्छे से जानकारी हो। ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जो फीचर्स और विशेषताएं है इसको अचीव करने में कोई चैलेंजेस हो सकता है, तो आप चैलेंजेस भी बता दीजिए। अब चैलेंजेस बता दिए हैं तो इस चैलेंजेस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई सुझाव तो दीजिएगा, तो इसको वे फॉरवर्ड भी बता दीजिए और लास्ट में आप कंक्लूजन कर दीजिए, तो आंसर आपका हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियंस और इंडिया का जो रिश्ता है उसके बारे में। तो क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस दे रखा है, AIR का क्वेश्चंस उठा लिया है। और हमेशा देखना कि कभी इन्वायरमेंट से IR और मीटिंग्स, स्कीम्स, ये सब जो सब टॉपिक होने जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि अभी हाल में ही क्या हुआ था कि इंडियन यूरोपियन के बीच में एक समझौता हुआ था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके, उसके बारे में डिटेल्स में बताना है आपको। ठीक है। तो और आपको पता होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत सालों से अटका हुआ है। ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या करोगे, इसमें वो एज यूजुअल परिचय दोगे आप। परिचय क्या होना चाहिए, तो परिचय इसी से रिलेटेड होना चाहिए, इंडियन यूरोपियंस ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड आपका परिचय होना चाहिए। साथ ही साथ इसके डिटेल्स बताओ कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो उसके बारे में अच्छे से बताओ कि क्या क्या हुआ था। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट है क्या, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आपको ये सब मेन बॉडी में आ जाएगा। ठीक है ना, इससे क्यों हुआ था, इसका एम क्या था, इससे हम क्या पाएंगे, ठीक है ना। इसके अब जब इससे फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद इससे चैलेंजेस क्या क्या है, उसके बाद इसको आपको क्या करना है, कंक्लूजन बताना है। मतलब जब भी डिस्कस आए ना तो सारे डायमेंशंस को कवर करना है
क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अब अगला आइए, अगला क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछ दिया है, इसीलिए सब सेक्टर सब ये सब आप बना लीजिए अपने एग्जाम में कि इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि एक ऐप आया था जिसका नाम था हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप। क्यों? इस ऐप का मेन मोटिव था कि पर्यावरण का सुरक्षा करना और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है, इस पर आया था। तो इसके पर डिस्कस करना आया था। जब भी डिस्कस होता है इसको भी क्या करेंगे आप, सारे डायमेंशंस को कवर करना होगा, एज यूजुअल परिचय, ठीक है। उसके बाद आप बताओ थोड़ा बहुत अबाउट दिस ऐप, जो हरित भारत जो संकल्प ऐप था, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में बता दिए। उसके बाद बताइए कि ये जो कैसे हेल्प करेगा, जो ऐप है कैसे हेल्प करेगा हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में एज वेल एज सस्टेनेबल बनाने में, ठीक है, वो बताइए। अब जो आप बताओगे कि ऐसे ऐसे हेल्प करेगा, तो उसको अचीव करने में क्या क्या परेशानी आएगी, डेट इज़ चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस आप बता दोगे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या बताना है, वे फॉरवर्ड, सुझाव, मतलब इस चैलेंजेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये ओवरऑल डिमांड था मेन बीपीएससी में जो GS1 और GS2 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग DI वाला जो सेक्शन है ना उसका करेंगे। और लास्ट अब अगला वीडियो आएगा 65वां का जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे। तो आई होप यहाँ तक अच्छा लगा होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप हैप्पी रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, दिवाली अच्छे से मनाएं।